नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत सामाजिक विषय के अध्याय 1 स्वर्णिम भारत के छठे भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम 5 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। उसमें महाजनपद के बारे में और कई राजवंशों के बारे में हमने, जैसे मौर्य वंश के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी के अगले चरण में गुप्त साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। देखिए, उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई थी। जैसे कुषाण सत्ता समाप्त हुई, तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मोरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। शकों ने 250 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया, यानी उनका शासन आ गया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। जो समुद्रगुप्त ने अपने आप को, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें अपने आप को श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी। घटोत्कच की उपाधि कौन सी? महाराज। अब इसके हम क्रम से शासकों के बारे में पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासन 320 से लेके 335 ईस्वी तक रहा। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की, यानी उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया था, उसको गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त, जिसने 335 से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। दिग्विजय का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा विजय प्राप्त करना और अपने राज्य को में एकीकरण करना, अव्यवस्था नहीं फैलना, सबको एक मिला के चलना। वो साम्राज्यवाद में विश्वास करता था। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। जो उसने विजय प्राप्त की, सफलताएं प्राप्त की, तो उसका कवि था राज दरबार कवि हरिसेन। तो उसने उसका विस्तार किसमें किया था? इलाहाबाद प्रशस्ति में। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। उत्कीर्णित का मतलब होता है लिखा हुआ है। इसके द्वारा जीते गए क्षेत्र को 5 समूह में बांटा गया। जिन क्षेत्रों में इसने विजय प्राप्त की समुद्रगुप्त ने, उनको 5 भागों में बांटा गया। गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य और शक और कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार, इलाहाबाद प्रशस्ति में कहा गया कि वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा, यानी कभी पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिससे वह विदेशों से संबंध मजबूत रखता था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। कई अश्वमेध यज्ञ का आयोजन
समुद्रगुप्त ने किया, और उसने जो सिक्के जारी किए चलाए थे उसमें, उन सिक्कों में अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। यह ललित कलाओं में भी निपुण था, उसे कविराज की भी कहा जाता है, उसको कविराज की उपाधि भी दी गई। वह संगीत में भी निपुण था। सबसे बड़ी विशेषता समुद्रगुप्त की संगीत का बड़ा जानकार था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाते हुए दिखाई गई है। जो उसने मुद्राएं चालू की थी, शुरू की थी, उन पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। इससे हमें पता चलता है कि वो संगीत का बड़ा जानकार था। वह विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी वो समान रूप से आदर करता था। हालांकि वो विष्णु का भक्त था, लेकिन अन्य धर्मों का भी उतना ही आदर करता था जितना कि विष्णु अपने धर्म का आदर करता था। इसके बाद हम अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जिसने 380 से लेकर 412 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र? समुद्रगुप्त का। उसका नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजय द्वारा बढ़ाया। जो शक्तिशाली राज्य थे उनसे विवाह संबंध स्थापित किए और विजय द्वारा अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के बाद प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। उज्जैन उसकी द्वितीय राजधानी थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम कुमार महेंद्र द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, जिसने 414 से लेके 455 ईस्वी तक राज्य किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसका वास्तविक संस्थापक के रूप में कुमारगुप्त को जाना जाता है। उसका राष्ट्र सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसने पुष्यमित्र से विद्रोह का सामना करना पड़ा। जब अंतिम चरण में चल रहा था इसका शासनकाल, तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अब आते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। अगले शासक के रूप में स्कंदगुप्त, जिसने 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। स्कंदगुप्त ने जो मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील बनाई गई थी उसका जीर्णोद्धार कराया, ने उसका मरम्मत कार्य कराया, उसका सौंदर्यीकरण किया। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सिंहासन पर बैठने के समय समुद्रगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हुणों से जूझना पड़ा। तो हुण एक जाति थी जिससे उसे संघर्ष करना पड़ा। स्कंदगुप्त ने अंततः हुणों को पराजित कर दिया। अब हम गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे, वैदिक धर्म का पालन करते थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया।
उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रशस्ति दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो चीनी यात्री था फाहियान भारत आया और उसके विवरणों से पता चलता है, जो उसने यहाँ का वर्णन किया उससे पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था। लोग राज्य की जनता से बहुत कम कर वसूल किया जाता था, वहाँ पे अपराध कम होते थे। राजकाज की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और रघुवंशम महाकाव्य में के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त और सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई है। इस गुप्त वंश के दौरान कई संस्कृत महाकाव्यों की रचना की गई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।